Hello everyone. Today we are going to discuss forces and laws of motion. सबसे पहले what is force? तो force is simply push or pull. Force is simply push or pull, which can change. नंबर एक, स्टेट ऑफ मोशन, मतलब किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है या किसी के मोशन को रेस्ट में ला सकता है मोशन से, या किसी की वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है। ये इन तीनों का मतलब स्टेट ऑफ मोशन। और इट कैन चेंज साइज ऑफ ए बॉडी, साइज ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ए स्प्रिंग initially loaded with mass m. Now if we increase this mass to 2m, shape of spring changed, extension in spring. Okay. Or third, it can change size of object, change size of object. Okay, for example, stretching, now types of forces. There are mainly two types of forces on basis of contact. First is contact force and the second one is non-contact forces. If we talk about contact forces in detail, then what is contact force? Those forces which act on body when objects are in physical contact. मतलब जैसे कोई ब्लॉक रखा है और एक पर्सन इसको अपनी मस्कुलर पावर से पुश करना चाहता है, तब ये जो फोर्स लगाएगा, ये जो पर्सन फोर्स लगाएगा, ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं इसको। ये किस तरह का फोर्स लगाएगा? ये मस्क्यूलर फोर्स लगाएगा। मस्क्यूलर फोर्स, क्योंकि अपने मसल्स की हेल्प से लगा रहा है, तो मस्क्यूलर फोर्स। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल, अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आता है इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपने लोअर क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में। हम यह फ्रिक्शनल फोर्स को कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के रेफरेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज़ एन अपोजिव फोर्स, इट इज़ एन मोशन अपोजिव फोर्स। मोशन अपोजिव फोर्स का मतलब ये बॉडी के मोशन को अपोज करता है। मोशन अपोजिव फोर्स ये बॉडी के मोशन को अपोज करता है। जैसे मैंने मान लिया एक ये हमारा फ्लोर है, इस पर एक ब्लॉक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपना मोशन आगे की डायरेक्शन में कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको रोकना चाहेगा। रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल f और यहाँ छोटा सा r फ्रिक्शन के लिए। अपोजिट फोर्स, अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात करूँ, इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, तो उसकी टेंडेंसी है नीचे आने की, इसका मोशन नीचे की तरफ होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स चाहेगा, अगर ये नीचे की तरफ जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहेगा कि ये नीचे ना जाए, मैं इसका मोशन रोकूं। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, हम बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन between two bodies. Okay, now our second example is normal force. Normal force is the force produced by, ये लगता क्यों है?
नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस होता है वेट ऑफ बॉडी की वजह से। ये किसी बॉडी के खुद के वेट की वजह से लगने वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाता है। जैसे अगर ये एक टेबल है, ये टेबल पर एक ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक पर धरती माता फोर्स लगाएंगे नीचे, क्या इसका वेट, अच्छा वेट कितना होगा, अगर हमने मान लिया इस ब्लॉक का मास m है तो वेट होगा mg। एक टेबल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये r क्या है, ये r नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। अगर नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन की बात करें, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू वेट होती है, अपोजिट टू वेट। जिस तरह से हमने अभी फ्रिक्शन के बारे में देखा था, अगर मैं यहाँ एक साइड में ब्लॉक बना के लिखूँ, जैसे हमने अभी फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में बात करा था, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन। उसी तरह नॉर्मल की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू वेट। ठीक है, डायरेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मैं थर्ड फोर्स की बात करूं, तो थर्ड फोर्स है हमारा टेंशन, और टेंशन यहाँ हम मेनली स्ट्रिंग के अंदर बात करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब धागा, धागा। पहले मैं आपको फिजिक्स के एक कॉन्सेप्शन के बारे में बता दूं कि हम फिजिक्स के अंदर हमेशा स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसकी लेंथ में कोई चेंज ना आए, जिसकी लेंथ में कोई चेंज ना आए, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। और हम यहाँ स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। हम अपने घर वाली स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे, जो थोड़ा फोर्स लगाने पर थोड़ी लंबी या छोटी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए टेंशन की बात करें, तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। टेंशन इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स मतलब ये रस्सी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। अच्छा, क्यों होता है ये प्रोड्यूस? डेवलप ड्यू टू एक्सटर्नल वेट, डेवलप ड्यू टू एक्सटर्नल वेट ऑन स्ट्रिंग। जब किसी स्ट्रिंग पर बाहर से कोई वेट लटकाया जाता है, जैसे मैंने मान लिया ये हमारा एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये ऊपर वॉल है और इसका मास है m। तो अगर मैं इस डायग्राम के अंदर फोर्सेस को ड्रॉ करना चाहूँ, सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग का फिक्स्ड एंड हो गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया फिक्स्ड एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। नीचे क्या लगेगा? नीचे धरती माता खींचेंगी, क्या होगा? इसका वेट कितना? mg। ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, ये टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन। अगर मैं अभी की बात करूं तो ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg, तो टोटल टेंशन कितनी आई हमारी? mg के बराबर। जितना वेट उतनी ही टेंशन। चलिए अब लास्ट कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, वो है फोर्स ऑन स्प्रिंग। तो ये एक तरह का रीस्टोरिंग फोर्स है। सबसे पहले इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि ये एक ऐसा फोर्स है जो अपने आप को ठीक करने के लिए लगाती है स्प्रिंग। स्प्रिंग अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक करने का मतलब अपने आप को इनिशियल स्टेट में लाने के लिए लगाती है। तो ये एक तरह का इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। इसकी डायरेक्शन की बात अगर करूँ तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन होगी। अपोजिट किसकी? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। जैसे स्प्रिंग की दो स्टेट हो सकती हैं, या तो स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो। हमने मान लिया कि स्प्रिंग ऊपर दीवार से हमने लटका दी, ये हो गया इसका फिक्स्ड एंड।
फिक्स एंड हो गया ये स्प्रिंग का। उसके बाद में नीचे हमने एक मास लटका दिया, तो मास लटकाने से आपको पता है ये स्प्रिंग नीचे खींचेगी, थोड़ा सा नीचे खींचेगी। क्यों खींचेगी? क्योंकि इस बॉडी का वेट लग रहा होगा नीचे, धरती माता इसको नीचे खींच रही होंगी, कितना mg। इस वेट की वजह से जो इसकी शेप में चेंज आया है, जो इसकी लेंथ ये बड़ी है, इस लेंथ को पहले जैसा करने के लिए स्प्रिंग अपने अंदर का फोर्स लगाएगी, जिसको बोलते हैं FSP, रिप्रेजेंट करते हैं FSP स्प्रिंग फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ किसी कंप्रेस्ड स्टेट में, तो कंप्रेस्ड स्टेट में मान लीजिए ये नीचे हमने इस प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर एक पेन लगा दिया, पेन के ऊपर हमने मास रखा, जो वेइंग मशीन के अंदर होता है, ये कॉन्सेप्ट वेइंग मशीन के अंदर होता है। वेइंग मशीन के अंदर यही कॉन्सेप्ट होता है जो दुकानों पे होता है। क्या होता है उसमें नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है छोटी सी, आप जैसी मास रखते हैं तो मास का वेट नीचे लगता है, धरती माता तो नीचे ही खींचेंगी, आप कहीं भी रख लो, आप ऊपर रखो या नीचे, और इस वेट की वजह से जो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हुआ है उसको अपोज करने के लिए स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऊपर की तरफ FSP। ठीक है, उसके बाद में चलिए अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके अंदर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता बॉडीज़ के बीच में, बिना टच करे दो बॉडीज़ को ये फोर्सेस लग जाते हैं आपस में। इसके बेसिक 3 एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड इज़ मैग्नेटिक फोर्स, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में हर फोर्स में 3 ही फोर्स हैं, इन तीनों में 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है कि ये लगते कहाँ हैं, लगते कहाँ हैं, और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इनमें कि इनका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव हैं, रिपल्सिव हैं, किस तरह के हैं। चलिए अब पहले ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, तो यही 2 पॉइंट मेन, कि पहले तो ये लगते कहाँ हैं, ये मासेस के बीच में लगते हैं, ये किसी भी 2 मास के बीच में लगते हैं। मतलब आपके और आपके टेबल के बीच में लग रहा है, आपके फ़ोन के बीच में लग रहा है, अर्थ सन के बीच में लग रहा है, अर्थ और जुपिटर के बीच में लग रहा है। हमने मान लिया कि ये कोई 2 मासेस हैं M1 और M2, जिनके बीच की दूरी है d। अगर हम इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिखेंगे Gm1 m2/d²। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d² है। अभी देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा पॉइंट, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। एग्जाम्पल देखें तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब आपने कोई बॉडी छत पे से फेंकी, वो फ्री फॉलिंग होगी। सेकंड फोर्स देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही 2 पॉइंट कहाँ लगता है, तो ये 2 चार्जेस के बीच में लगता है। उन चार्जेस को हमने रिप्रेजेंट करा Q1 और Q2 से, मान लिया इनके बीच की दूरी है स्मॉल d। अब फोर्स में कैलकुलेट करना चाहूँ F, K कोई कांस्टेंट, Q1 Q2/d²। यहाँ भी अगर हम देखें तो फोर्स इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू d² आ रहा है। चलिए नाउ द थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में हमने भी बात की थी। तो मैग्नेटिक फोर्स सबसे पहले लगता कहाँ है, तो मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक के पोल्स में लगेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल इनके बीच में लगेगा। अच्छा होता कैसा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये बात आप समझ सकते हैं कि किस तरह अट्रैक्टिव और किस तरह रिपल्सिव हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर नॉर्थ पोल पास आ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह है जो अभी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या था हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप जानते हैं अगर 2+ चार्ज एक पास रख दिए जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस पास रख दिया जाएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, कुछ जनरल प्रॉपर्टी। तो जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, आप देख ही चुके हैं। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स तो केवल अट्रैक्टिव था, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों नेचर रखते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। सेकंड रूल की बात करूं जो हमने आपसे बोला था कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स में F=G m1 m2/d²। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था F=K
Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। हमने क्या कहा था कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। इसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, मतलब इनके अंदर जो भी फोर्स लगता है वो सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है। और थर्ड पॉइंट है ये लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज दोनों तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादातर शॉर्ट रेंज फोर्स में आता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स में आता है। आपके और टेबल के बीच में जैसे मान लीजिए 2 ब्लॉक रखे हैं एक टेबल पे, इनके बीच में ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 2 प्लैनेट्स की बात करूं जिनका मास बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और बढ़िया ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब आप इसके नोट्स बनाएंगे, जो बोर्ड पे लिखा है वो सारा नोट करेंगे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।